गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय एसएसटी में हम लोग सेकंड चैप्टर इतिहास में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरू में तो वहाँ की जनता और किसानों ने और सैनिकों ने जार निकोलस द्वितीय जो रूस का शासक था उसका साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया बहुत से सारे रूसी सैनिक मारे गए और जो सैनिक अनिवार्य सेवा जार निकोलस द्वारा की गई थी उसके कारण से भी बहुत सारे जो युवा और स्वस्थ व्यक्ति थे उनको सेना में जाना पड़ा, जिसके कारण परिवार के जो भरण पोषण की समस्याएं थी वो आ गई, तमाम तरीके की समस्याएं आई। इसके कारण ही महिलाओं ने या अन्य लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और जिसके कारण से जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया, फरवरी में अपने जो सैनिक कमांडर हैं उनकी सलाह पर 2 मार्च को क्या किया था, राजगद्दी त्याग दिया था। इसके बाद फरवरी के पश्चात क्या होता है उसी को हम लोग को आज पढ़ना है। रूस की अंतरिम सरकार जो थी, सरकार में सैनिक, अधिकारी, उद्योगपति और भूस्वामी इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उसमें उदारवादी और समाजवादी शीघ्र से शीघ्र सरकार का निर्वाचन करना चाहते थे। इसके चलते सार्वजनिक बैठकों और संगठन बनाने पर लगे जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए। निर्वाचन का तरीका सभी जगहों पर एक समान नहीं था, फिर भी पेट्रोग्राद यानी जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग था, सोवियत के आधार पर प्रत्येक जगह पर सोवियत का निर्माण कर दिया गया। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता जो थे व्लादिर लेनिन रूस वापस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों द्वारा सन 1914 से ही युद्ध का विरोध किया जा रहा था। उनका मानना था कि यही सही समय है कि जब सोवियतियों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने भाषण दिया कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जो आपकी इंदिरा गांधी ने भी किया था। युद्ध समाप्त करके सभी जमीनें जो किसानों में आपस में बराबर बांट देनी चाहिए। इनकी 3 मांगे ही जो है वो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती हैं। अप्रैल का महीना, थीसिस मतलब विचार। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोग अप्रैल थीसिस से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार यह समय समाजवादी क्रांति के लिए उचित नहीं था, क्योंकि अभी लोग क्या हुआ है, ये अभी जार निकोलस द्वितीय के शासन से थोड़ा सा लोगों को राहत मिली है, इसलिए इतने अचानक सुधार होने नहीं चाहिए, धीरे धीरे सुधार होने चाहिए, ऐसा उनके कुछ जो पार्टी के लोग थे उनका मानना था। उन्होंने फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया, लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच में बदलाव ला दिया। गर्मियां आते आते मजदूर आंदोलन और अधिक फैल गया। औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों कमेटियों का गठन होने लगा। मजदूरों द्वारा फैक्ट्रियों मालिकों का विरोध किया जाने लगा। ट्रेड यूनियनों की भी संख्या बढ़ गई। वहीं सेना में सिपाहियों की संख्या सीमित होने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अपने प्रतिनिधि अखिल सोवियत कांग्रेस में भेजे। बोल्शेविकों का प्रभाव अंतरिम सरकार की शक्ति कम होने के कारण बढ़ने लगा। सरकार ने लड़ाई को समाप्त करने के लिए कठोर काम किए। सरकार ने इन मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया, जिसका सरकार ने विरोध कर बहुत से बोल्शेविकों और नेताओं को भागने पर विवश कर दिया। गांव के किसान और समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे, यानी जमीन जो है उनको छोटे छोटे भागों में किसानों को दे दिया जाए। इस कार्य के लिए भूमि की समितियां बना दी गई और इस सामाजिक क्रांति से प्रेरणा लेकर जुलाई और सितंबर के मध्य किसानों ने जमीन पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है ना। अक्टूबर क्रांति 1917। अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच जो उत्पन्न टकराव के चलते ही लेनिन ने अंतरिम सरकार द्वारा जो तानाशाही थोपने के संकेत दिए। सितंबर में उन्होंने सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री जो सोवियत में उपलब्ध
बोल्शेविकों को इकट्ठा कर दिया गया। इस प्रकार बोल्शेविक पार्टी और पेट्रोग्राद सोवियत को लेनिन ने 16 अक्टूबर 1917 को सत्ता पर अपना अधिकार जमाने के लिए सहमत कर लिया। सत्ता पर कब्जा के लिए लियान ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का भी गठन किया गया। विद्रोह की शुरुआत 24 अक्टूबर को शुरू हो गई। संकट की आशंका के चलते प्रधानमंत्री केरेंस्की सैन्य टुकड़ी को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए। शीघ्र ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेर लिया। विंटर पैलेस की सुरक्षा के उद्देश्य से सरकार ने सैनिकों की एक टुकड़ी को वहां भेज दिया। देखते ही देखते क्रांतिकारी समिति के अध्यक्ष ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें, सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत द्वारा विंटर पैलेस को घेर कर बमबारी शुरू कर दी गई। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के मार्ग से आगे बढ़ते हुए कई सैनिक स्थलों पर कब्जा कर लिया। शाम होने तक पूरा शहर क्रांतिकारी के नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक को बुलाया गया, जहां बोल्शेविकों का समर्थन बहुमत के कारण हुआ। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई, विशेष तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके में बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे शांति की स्थापना हो गई। चित्र देखिए, चित्र में मजदूरों के साथ पेट्रोग्राद में बीच में क्या है, ये लेनिन बैठे हुए हैं तथा ट्रॉट्स्की की बाएं तरफ बैठे हैं। ठीक है ना। आगे है महत्वपूर्ण तिथियां, उसको पढ़ेंगे हम लोग। वर्ष 1850 से 1889 में रूस में समाजवाद का वही आरंभ हो गया था, यानी गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। सन 1898 में रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक वर्कर्स पार्टी का स्थापना हुआ। सन 1905 में खूनी रविवार और रूस में क्रांति हुई। सन 1917 2 मार्च जार सत्ता से हटाया गया। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक क्रांति हुई। 1918-20 में रूस में गृह युद्ध हो गया। 1919 में कार्मेटर्न की स्थापना हुई और 1929 में सामूहिकरण का स्टालिन का जो सामूहिकरण की वो थी वो शुरू किया गया। अक्टूबर के बाद रूस में क्या बदला, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एक चीज़ और चर्चा कर लें कि ये फरवरी क्रांति किया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, जो रूस का काम था। रूस में देखिए, रूस की क्रांति की तारीख, रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण यानी जूलियन कैलेंडर चलता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेनियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब हम हर जगह प्रयोग है। ग्रेनियर कैलेंडर हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसका पहला महीना जनवरी है, और जो जूलियन कैलेंडर था उसका महीना 1 महीने आगे चलता था। यानी जब क्रांति यहाँ फरवरी में हुई तो वो क्रांति मार्च में मानी जाती है। इसका अब यह हर जगह प्रयोग ग्रेनियर कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है, जिसका अर्थ यह है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से 12 मार्च को फरवरी क्रांति और 7 नवंबर को अक्टूबर क्रांति समय हुई। यानी जो है जो ग्रेनियर कैलेंडर है उसमें आपकी जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसीलिए जब हमारे कैलेंडर में मार्च था तो उसमें फरवरी क्रांति मानी गई थी, और जब नवंबर था वो तो उस समय अक्टूबर क्रांति मानी जाती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि अक्टूबर के बाद बदला क्या, रूस में ऐसा क्या हुआ कि अक्टूबर के बाद कौन कौन सी जगहों पे चेंजेज हुए, उन्हीं को हम लोग को पढ़ना है। बोल्शेविक जो थे वो निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ थे। इसीलिए नवंबर 1917 में बोल्शेविकों द्वारा बैंकों और जो उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब अब किसी जो उद्योग हैं, जो व्यापार हैं, जो बैंक हो, किसी निजी क्षेत्र के नहीं हैं, उस पर सरकार और जनता का अधिकार है। इसके लिए उनका प्रबंधन और नियंत्रण क्या हो गया, सरकार के अधीन हो गया था। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया और किसानों को सामंतों की खेती जब्त करने के लिए कहा गया।
शहरों में बोलोशेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर रहने लायक, उनके परिवार लायक, बाकी सभी छोड़कर उनके बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी सके। उनके द्वारा अभिजात वर्ग से पुरानी पदवियों और प्रयोग का अवैध घोषित कर दिया गया। जैसे नाम था राय बहादुर, हमारे यहाँ सर और नाइटहुड, ये सारी जो उपाधियाँ थी, ऐसी उपाधियाँ वहाँ पे भी जार निकोलस द्वितीय ने वहाँ के लोगों को दी थी, यानी कुलीन और अन्य लोगों को जो जमींदार या सामंत थे वो भी छीन लिया गया। ठीक है। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियों में बदलाव लाया गया, यानी अलग अलग वर्दी पहनाई गई, अलग अलग वर्दी का चलन किया गया। सन 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सोवियत टोपी बुनियादी और उनका चुनाव किया गया। अब बोलोशेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। बोलोशेविक पार्टी क्या होगी? कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। और नवंबर 1917 में बोलोशेविकों द्वारा संविधान सभा के चुनाव कराए गए, परंतु इस बार ये बहुमत प्राप्त करने में असफल हुए। इसी कारण जनवरी 1918 में असेंबली ने बोलोशेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उन्होंने अखिल रूसी सोवियत संघ को ज़्यादा प्रभावी माना। मार्च 1918 में बोलोशेविकों ने अन्य राजनीतिक सहयोगियों के विरोध के उपरांत भी ब्रेस्ट लिस्टाक में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले वर्षों में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में भाग लेने वाली एकमात्र पार्टी बोलोशेविक पार्टी रह गई। अखिल रूसी कांग्रेस सोवियत को अब देश की संसद का स्थान दे दिया गया। इस प्रकार रूस में एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था करने वाला देश बन गया तथा ट्रेड यूनियनों पर पार्टी ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपी और एनकेवीडी का नाम दिया गया, उन्हें दंडित करती थी जो बोलोशेविकों की आलोचना करते थे। यानी गुप्तचर को ये छूट दी गई कि जो भी इनके विरोध में आएगा, यानी इन लोगों ने भी तानाशाही शुरू कर दी। जो भी व्यक्ति इन बोलोशेविकों का विरोध करता, ये जो गुप्तचर पुलिस है इनको परेशान करती और दंडित देती। इस समय इसकी तरफ बहुत सारे कलाकार और लेखक आकर्षित होने लगे, क्योंकि यह समाजवाद और परिवर्तन की बात करता था। अक्टूबर 1917 के पश्चात ऐसे कलाकार और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण लोगों का विश्वास उन पर धीरे धीरे कम होने लगा। 1918 मॉस्को में मई दिवस का प्रदर्शन। सेंसरशिप मतलब कि उनके बिना आज्ञा के, बिना आदेश के कोई भी चित्र या कोई बातें आप छाप नहीं सकते, वही है सेंसरशिप, यानी उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। गृह युद्ध। जब बोलोशेविकों ने भूमि के पुनर्वितरण, यानी जो बड़े बड़े लोगों से जमीन छीनकर छोटे किसानों और अन्य लोगों को देने की बात की गई, तो रूसी सेना भी टूटने लगी। कुछ सैनिक सिपाही जो थे वो किसान वर्ग के थे, जो इस भूमि वितरण के कारण अपने घर लौटना चाहते थे। कई व्यक्तियों जैसे गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक यानी रेड्स से लड़ने की नीतियाँ बनाने लगे। सन 1918 से 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांतिकियों यानी ग्रीन्स और जार समर्थक व्हाइट्स का ही कब्जा था। चूँकि अब वर्षों से इन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, अब इन्हें छोड़ने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए जो भूमि के पुनर्वितरण का नियम है बोल्शेविकों का, वह इनको बुरा लग रहा था। ठीक है ना। उन्हें जापानी, फ्रांसीसी और ब्रिटिश टुकड़ियों का भी समर्थन मिला हुआ था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। वह भी चाहती थी कि रूढ़वादी विचारधारा यानी जार निकोलस जो था, यानी राजतंत्र की ही व्यवस्था रहे। अतः इन बोल्शेविकों और टुकड़ियों के मध्य चले गृह युद्ध के कारण रूस को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे लूटपाट, डकैती और भुखमरी। ठीक है ना। व्हाइट्स टुकड़ी के जो लोग निजी संपत्ति के पक्ष में थे, उन्हें जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इस नीतियों के कारण जनता ने बोल्शेविकों के प्रति अपना रोष प्रकट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि आसानी से ज़मीन उनको मिल जाए, लेकिन यह व्यवस्था हो नहीं पाई। जनवरी 1920
तक रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का स्थापित्व हो चुका था, क्योंकि उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जदयू का भी समर्थन प्राप्त था। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया में स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। इस समस्या से निपटने के लिए सोवियत संघ यूएसएसआर ने दिसंबर 1922 में अधिकांश गैर रूसी राष्ट्रों को क्या कर दिया, बोल्शेविकों द्वारा रूसी साम्राज्य से अलग कर दिया गया। स्थापित राज्यों के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, किंतु बोल्शेविकों द्वारा स्थानीय सरकारों पर विभिन्न प्रकार के अलोकप्रिय और सख्त नीतियां थोपे जाने की वजह से विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीयताओं पर विकास कायम करने का जो प्रयास था काफ़ी हद तक सफल हो गया। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है समाजवादी समाज। समाजवादी समाज का क्या है निर्माण।